यशस्वी कोचिंग संस्थान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 उपनिवेशवाद और देहात अध्याय 9 और भाग 3 इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और लोगों को अपना उपनिवेश बनाती है। धीरे धीरे हम लोग 5वीं रिपोर्ट तक पहुंच चुके थे। 5वीं रिपोर्ट के बाद हम लोग बताए थे कि इस अध्याय में राजमहल की एक पहाड़ी है, उस राजमहल की पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि राजमहल की पहाड़ी पर क्या था, क्या नहीं था, क्या क्या हुआ, इसको देखते हैं। बंगाल में राजमहल की पहाड़ी पर पहाड़िया लोग रहते थे। राजमहल की पहाड़ी थी और उस पर पहाड़ी लोग रहते थे। इन पहाड़ी लोगों पर अंग्रेज चाहता था कि हम फिर से नीचे मैदानी क्षेत्र पे किसान पर तो जमींदार अपना आधिपत्य जमाया ही था, तो चाहता था कि हमारा राजस्व किस तरह से और ज्यादा बढ़ जाए। इसके लिए अंग्रेज चाहता था कि इस पहाड़ पर भी हम इन पहाड़िया लोगों से, राजमहल की पहाड़ियों पर भी इन पहाड़ी लोगों से खेती करवा सके ताकि हमारा राजस्व और ज्यादा अधिक बढ़ जाए। सबसे पहले हम लोग पहाड़ी लोगों की विशेषता जान लेते हैं कि राजमहल पर, बंगाल की राजमहल की पहाड़ी पर जो रहने वाले पहाड़ी लोग, तो पहाड़ी लोग जो थे वह राजमहल की पहाड़ी पर जो लोग रहते थे उन लोगों को पहाड़ी लोग बोला जाता था। यह इमली के पेड़ के नीचे अपना झोपड़ी बनाते थे। कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि पहाड़ी लोग किस पेड़ के नीचे अपना झोपड़ी बनाते थे, तो इमली के पेड़ के नीचे अपना झोपड़ी बनाते थे। और पूरा जो जंगल होता था, पूरा जंगल इनका यह अपना निजी भूमि मानते थे। किसी को पहाड़ी, किसी भी व्यक्ति को पहाड़ पर नहीं आने देते थे, ना ही उनको यहाँ बसने देते थे। जब भी यह अपने आप को स्वतंत्र मानते थे और यही खुद उस पर पहाड़ी पर भूमि किया करते थे, खेती किया करते थे। और यह वहां पर झूम खेती का प्रयोग किया करते थे। आप लोग ज्योग्राफी में जान चुके होंगे कि झूम खेती क्या होता है। तो झूम खेती हुआ होता है जैसे कि हमने इस पहाड़ी पर इतना दूर से वृक्ष को काटा, सर सफाई की और इतने दूर पर हमने खेती किया। खेती करने के बाद वहां की भूमि कुछ दिनों के बाद बंजर हो जाती है, तो फिर से यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे और फिर दूसरे जगह पर फिर साफ करके जो खेती करने लगते हैं, इसी खेती को झूम खेती कहा जाता है, जिसको स्थानांतरित कृषि के भी नाम से जानते हैं, एक जगह से फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना। तो पहाड़िया लोग कौन सी खेती का प्रयोग करते थे, तो झूम खेती। और इंटरेस्टेड की बात है कि अपना खेती कुदाल की मदद से करते थे। याद रखेंगे कि पहाड़ी लोग अपना खेती किसकी मदद से करते थे, तो कुदाल के मदद से अपना खेती करते थे। और बाहरी लोगों के प्रवेश पर यह सफा विरोध करते थे। कोई भी बाहरी इस पहाड़ पर नहीं आ सकता है। इनमें एक मुखिया होता था, जो मुखिया इन लोगों को झगड़ा झंझट से बचाता था, जो इन लोगों को झगड़ा उगड़ा नहीं करने देता था, इन लोगों को झगड़ा अपने में आपस में लड़ाई से बचाता था। और मुखिया का बात ये पहाड़ी लोग मानते भी थे। या या कृषि करते थे, शिकार करते थे और पशु चारक, पशु भी चराते थे और आम के पेड़ के नीचे या आराम करते थे। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा राजमहल की पहाड़ी के लोग किस पेड़ के नीचे रहते थे, तो इमली। पूरे जंगल को यह क्या मानते थे, अपना निजी भूमि। खेती करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, कुदाल का। बाहरी लोगों के प्रवेश पर क्या करते थे, तो विरोध करते थे। इनमें एक मुखिया होता था जो इन लोगों को नियंत्रित करता था। और यह पशु चारक, शिकार, कृषि भी किया करते थे और आम लोगों के आने पर यह पूरा विरोध करते थे और आम के पेड़ के नीचे यह आराम किया करते थे। ये हम लोग जान गए कि राजमहल पर रहने वाले जो पहाड़ी लोग हैं, इस पहाड़ी लोग जो रहते थे उनकी विशेषता क्या है, इससे इन लोगों से अंग्रेज क्या करवाना चाहता था, आगे जानते हैं। पहाड़ी पर कृषि विस्तार क्यों आवश्यकता, क्यों अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ा कि इस पहाड़ी लोग, राजमहल की पहाड़ी पर भी इन पहाड़ी लोगों से हम कृषि का विस्तार करवा लें। तो सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरह से जो नीचे मैदानी क्षेत्र था, इस मैदानी क्षेत्र पर उसका कृषि का विस्तार था, वो राजस्व आ रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऊपर भी, अगर राजमहल की पहाड़ी पर भी अगर कृषि करवाने लगे तो वहां से भी हमको इनकम आने लगेगा। तो सबसे पहले तो भू राजस्व की बढ़ोतरी हो जाएगी, यह कारण था कि पहाड़ी लोगों पर कृषि करवाना। दूसरा क्या कि यहाँ पर अस्थाई जो लोग झूम खेती कर रहे हैं वो झूम खेती नहीं होगा, और जो ये लोग जो पशु चारक, जो पहाड़ी लोग पशु चारक है, ये पशु चारक नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो ये झगड़ागन करते हैं यह सभ्य समाज हो जाएंगे। अंग्रेज अपना नियंत्रण ही इन लोगों पर बनाना चाहता था। जंगलों पर हमारा शासन करना आसान हो जाएगा। जो जंगल है जिन पर पहाड़ी लोग रह रहे हैं, इन पर शासन करना हमारा आसान हो जाएगा।
और शिकार का काम छुड़वा करके इन लोगों से अस्थायी कृषि करवा लें, ताकि इन लोगों से हम लोग राजस्व वसूल सके। यही अंग्रेज का मेन मकसद था, ताकि इन पहाड़ी लोगों पर कृषि करवाना। तो इन लोगों से कृषि करवाना इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि ये लोग दूसरे किसी को आने से रोकते थे, ये तो अंग्रेज थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, आप देखिए, 1770 के दशक में इस अंग्रेजों ने पहाड़ियों को खत्म करने के लिए क्रूर नीति अपनाई। कहा कि भाई साहब, पहले इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाओ, ठोको, बरसात, ठोको, जो हो सके करो। ये लोग नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पर उन्होंने कहा कृषि करने के लिए, तो इन लोग नहीं माना, तो कहा कि ठोको, इन लोगों को खत्म करो 1770 की दशक में। लेकिन ये लोग मानने वाले कहाँ थे, नहीं माने। फिर 1780, 10 वर्ष के बाद 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर शांति स्थापना। पहले तो इन्होंने गोली से मनवाने की कोशिश किया, फिर ये लोग नहीं माने। अब इसको पता लग गया कि अब ये मानने वाले नहीं है, तो भागलपुर के कलेक्टर ने कहा कि अब इन लोगों को हम शांति की स्थापना से सोचते हैं कि यहाँ पर कृषि करवा लें। अंग्रेजों ने भागलपुर के कलेक्टर को नियुक्त किया। पहले तो इन लोगों को ठोकने के नियुक्त किया, ठोकने से नहीं माने, तो दूसरा बात कहा कि भाई इन लोगों के ऊपर शांति से। अब क्या किया कि भागलपुर के कलेक्टर ने क्या किया कि वहां के पहाड़ी लोगों पे जो रहने वाले जो मुखिया थे, जिन मुखिया के पहाड़ी लोग बात मानते थे, उन मुखिया को पकड़ा, और मुखिया को पकड़ करके कहा कि भाई साहब, आपको हम एक वार्षिक भत्ता देंगे, वार्षिक एक वेतन देंगे। आप इस वेतन को लीजिए, और हम जो कहेंगे वह आप पहाड़ी लोगों से काम करवाइए। कई पहाड़ी, और इसका परिणाम आगे क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने कहा कि आप जो कहिएगा, परिणाम हुआ कि बहुत से मुखिया भत्ता लेने से मना कर दिया। बहुत से मुखिया ने कहा कि नहीं भाई साहब, हमको पहाड़ी लोग जो है अपना पिता के स्वरूप मानता है, तो हम भत्ता आपका नहीं लेंगे, आपका काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि वो लोग जानते थे कि पहले अंग्रेजों ने क्या किया, कि पहले अंग्रेजों ने अस्थाई से मनवाने, पहले अंग्रेजों ने क्रूरता नीति अपनाई, और फिर जो है शांति स्थापित से वो चाह रहा है मनवाने के लिए, हम लोग को मुखिया को पकड़ रहा है। तो इसका परिणाम हुआ कि बहुत से मुखिया ने तो भाता लेना मना कर दिया, और बहुत से मुखिया ने, जिन्होंने भाता ले लिया, वो मुखिया का पद छोड़ दिए। क्योंकि ये पहाड़ी लोग कहा कि भाई साहब, आप मुखिया के लायक नहीं है, मैं आपको मुखिया के समान नहीं मानता हूँ। इसके लिए उनको मुखिया का पद छोड़ना पड़ा। और बहुत से लोगों ने भाता लेने से भी मना कर दिया। अब तो पहाड़ी लोग माने नहीं। पहाड़ी पर, राजमहल की पहाड़ियों पर खेती करना इन लोगों को चाहिए था, क्योंकि राजस्व चाहिए वहां से। अब राजस्व चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि जो घुमक्कड़ जाति है, जो इधर उधर घूमती है, क्यों ना इन घुमक्कड़ जातियों को यहाँ पर ला करके शिफ्ट करे। तो घुमक्कड़ जो जातियां थी, वह जातियां थी संथाल। जो जो घुमक्कड़ जातियां थी, वह जातियां थी संथाल। इसके पहले यहाँ पर एक सर्वेक्षण करने के लिए आया था, जिसका नाम था बुकानन। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता था कि कौन सर्वेक्षण करने के लिए पहाड़ी लोगों को कैसे मानेंगे, इसके सर्वेक्षण करने के लिए बुकानन आता था। और बुकानन को ये अंग्रेज लोग अपना वेतन देते थे, पैसा देते थे, लेकिन ये लोग मानने वाले कहाँ थे, पहाड़ी लोग। लेकिन इन लोगों को मनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि संथाल लोगों को भर्ती किया। 1780 के दशक में जो घूमने वाले जो लोग थे, वे लोग बंगाल में आने लगे, जिनको संथाल कहा जाता था। पहाड़ी लोग पहाड़ी पर 1780 के आसपास इन्होंने भेज दिया। ये सोचा कि इधर पहाड़ी लोग हैं, तो इधर से हम लोग क्या करते हैं कि संथाल लोग को लाते हैं, और धीरे धीरे संथाल लोगों को हम लोग चढ़ाएंगे, संथाल लोगों का मदद देंगे, पहाड़ी लोग ऊपर भागते जाएंगे, और इन्हीं लोगों से इस पर कब्जा करवा लेंगे संथाल लोग, क्योंकि ये लोग भी मजबूत थे। पहाड़ियां तो पहले से मजबूत था। 70-80 के आसपास आने लगा, और खेती का विस्तार धीरे धीरे संथाल लोगों को मदद दिया अंग्रेज, और धीरे धीरे राजमहल की पहाड़ियों पर खेती होने लगा, और खेती का विस्तार इन लोगों ने हल से शुरू किया। याद रखेंगे कि अगर पूछेगा कि कुदाल से किसने शुरू किया, तो कुदाल से शुरू किया था पहाड़ी, लेकिन हल से किसने शुरू किया, तो हल से किया था संथाल। हल का प्रयोग संथाल, लेकिन कुदाल का प्रयोग कौन, तो कुदाल का प्रयोग जो किया था, वो कुदाल का प्रयोग किया था पहाड़ी। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता था। अब जब यहाँ पर कृषि शुरू हो गया, पहाड़ी लोग ऊपर भाग गए, संथाल ने जमीन हड़प लिया। अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना इस पर हम एक नीति बना दे, और वही नीति को कहते हैं दामी नेको नीति। अंग्रेज संथालों के ऊपर एक नीति बनाया, जिस नीति को दामी नेको, या 1832 ईस्वी में संथालों की भूमि पर एक नीति बना, और जिस नीति के तहत ये लोग यहाँ पर रहेंगे, जिस नीति के तहत ये लोग इस भूमि को जोतेंगे, उसी नीति को कहा गया दामी नेको। हल चला करके खेती कर रहे थे, कहा गया कि आप यहाँ पर कृषि कीजिए,
आपको जो है जमीन हम लोग घेर के दे देते हैं, पूरे गोल चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया अंग्रेजों ने और कहा कि 10 बरस तक आप खेती कीजिए, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब तो समझ में आ गया दामिनी को नीति के तहत कितना वर्ष के लिए इन लोगों को जमीन दे दिया गया, तो संथाल लोगों को 10 बरस के लिए जमीन दे दिया गया। अब इसके कारण संथालों की जनसंख्या में काफी वृद्धि होने लगी, काफी गांव आकर के बसने लगे। अब ये लोग खेती करना शुरू हो गया। अंग्रेजों का तो उद्देश्य था राजस्व वसूलना, उन्होंने तो दामिनी को लगा करके पूरे पहाड़ी को साफ करवाना, संथालों से काम उन्होंने काम निकलवाया। अब क्या हुआ कि संथाल लोग जिन लोगों जो संथाल लोग अंग्रेजों का बड़ाई कर रहे थे कि हमारा हमारा मालिक ने हमको जमीन, पहाड़ी लोगों पर बहुत सारा जमीन दे दिया, अब यही संथाल लोग अंग्रेज का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब 10 वर्ष पूरे हो गए, आपको हम 10वें वर्ष के लिए दामिनी को के तहत दिए थे जमीन, अब इसके ऊपर आपको कर देना होगा। अरे संथाल ने सोचा कि ये क्या हो गया, तो हमको तो सोचा था कि ये परमानेंटली जमीन मेरा हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने तो कहा था कि नहीं, आपको जो हम जमीन दिए थे वो 10 वर्ष के लिए दिए थे, अब जो है आपको कर देना होगा। अब जब कर देना होगा तो ये बात सुन करके तो संथाल विरोध करेंगे ही। दूसरा क्या कि अधिक ब्याज, जो जमींदार, जो साहूकार, वो जो पैसा दे देते थे वो अधिक ब्याज, दुगुना ब्याज ले लेते थे, चक्रवृद्धि ब्याज ले लेते थे इन लोगों से। अब इन लोगों को कृषि तो कम होती थी, ऊपर से दुगुना ब्याज, और प्लस में जो ब्याज नहीं चुका पाते थे उनके जमीन को कब्जा करना शुरू कर देते थे। इसी सभी कारणों से संथालों ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ विरोध कर दिया। अब जब विरोध कर दिया तो सरकार ने क्या किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए 1955 और 56 में 5500 वर्ग मीली जो जमीन है भागलपुर और वीरभूमि जिलों में दे दिया, ताकि संथाल लोग संतुष्ट हो जाए। तो देखो भाई साहब किस तरह से उन्होंने पहाड़ी लोगों को हटाने के लिए संथाल लोगों को लाया और संथाल लोगों को ला करके खेती करवाना शुरू कर दिया। और दामिनी को नीति के तहत उन्होंने 10 वर्ष के लिए पहले कहा जोतिए, और उसके बाद वहां पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। आगे हम लोग इसके बारे में फिर से, अब बंगाल नहीं, अब हम लोग चलेंगे मद्रास के क्षेत्र और बम्बई के क्षेत्रों में, दक्कन वाली क्षेत्रों में। यह हो गया बंगाल से जुड़ी सारी बातें। अभी तक हम लोग देखे थे कि किस तरह से संथाल लोग और पहाड़िया लोग में जो चर्चा छिड़ा, वह झगड़ा रहा। उसके बाद हम लोग एक बार अब फिर बंगाल से मुख मोड़ते हैं और दक्कन के क्षेत्र में चलते हैं। दक्कन के क्षेत्र में चलेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि दक्कन के क्षेत्र में अस्थाई कृषि नहीं लगाया गया था, अस्थाई बंदोबस्त नहीं लगाया गया था। यहाँ पर जो लगाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया गया था। क्या कारण रहा कि दक्कन के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया, यानी कि इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल के बाहर दक्कन के क्षेत्र में क्यों नहीं लागू की गई? इसका कारण रहा कि इस्तेमारी जो बंदोबस्त, जो अस्थाई कर था, उसमें एक बार जो अंग्रेज जो कर जो अस्थाई कर देते थे वही कर कुछ वर्षों तक चलता था। जबकि उन्होंने सोचा 1810 में ऐसा देखा गया कि फसल का भाव काफी अधिक बढ़ गया, किसानों को बेनिफिट मिलने लगा। अंग्रेज तो एक ही कर सीमित कर दिया था, अब यह कर तो चेंज नहीं हो सकता था। अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा। यही कारण था कि फसलों में काफी वृद्धि के कारण अंग्रेजों ने सोचा कि अब इसके बाद यह व्यवस्था नहीं लागू होगा, एक ही कानून नहीं होगा। इसीलिए 1810 में फसलों की कीमत में वृद्धि हुआ, जिसके कारण उन्होंने इस्तेमारी बंदोबस्त का प्रयोग नहीं किया दूसरे क्षेत्रों में। दूसरा, अस्थाई जो व्यवस्था, अस्थाई में भू राजस्व बढ़ा नहीं सकते हैं, यानी कि अस्थाई जो कर था उसमें एक ही कर हो सकता है, फिर से चेंजिंग नहीं हो सकता था, तो इनको बड़ा झटका लगा था। इसीलिए अस्थाई में ये भू राजस्व अपने नहीं बढ़ा सकते थे, ये भी कारण था। और एक डेविड रिकार्डो ने कहा था, डेविड रिकार्डो का एक विचार था, उन्होंने कहा था कि किसानों का अगर कमीनी ज्यादा होने लगेगा, आने लगेगा, तो किसान अपना जमीन बटाई पर दूसरे को देने लगेंगे, ये स्वयं को जमींदार समझने लगेंगे, साहूकार समझने लगेंगे। अंग्रेजों को आंख खुल गया कि हाँ भाई साहब, अब दूसरे क्षेत्र में जो है अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त नहीं लागू होगा। तो इसी को सोच करके रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्कन के क्षेत्रों में लगाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने पीछे जान चुका है, जिसमें किसान डायरेक्ट जो है अपना कर अंग्रेजों के पास जमा करते हैं। यह 1820 ईस्वी में बंबई दक्कन क्षेत्र में लागू किया गया। इसमें सीधे किसान जो है, हमने पिछले वीडियो में जाना है कि अंग्रेज के पास ले जाकर के कर जमा करते थे। इस व्यवस्था में
एक बार औसत लगा लिया जाता था, एक बार औसत लगा लिया जाता था और औसत लगा करके और कर निर्धारित कर दी जाती थी और उसी के हिसाब से प्रत्येक वर्ष कर लिया जाता था और 30 वर्ष बाद एक बार फिर इसका निरीक्षण करवाया जाता था। एरिया का निरीक्षण कितना वर्ष बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में, तो 30 वर्षों बाद या अगली बार जो है औसतन यानी कि पूरे किसानों को जो है औसतन लगाया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का तो अंग्रेजों को तो काफी लाभ मिलने लगा, लेकिन किसानों के ऊपर काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। इसका दुष्प्रभाव क्या रहा, कुप्रभाव क्या रहा, तो किसानों को तो एक तरह से जितना कमाई नहीं था, क्योंकि अंग्रेज प्रत्येक वर्ष इसमें कर लगा रहे थे, अस्थायी कर तो था नहीं, तो इसमें अधिक कर हो जाता था। किसानों के जिस तरह से इनकम बढ़ता था उसी तरह से कर हो जाता था, तो इससे काफी ज्यादा उनको घाटा लग रहा था किसानों को। फसल ना होने पर भी मान लीजिए कि बरसात नहीं हुआ, कभी बरसात नहीं हुआ, कभी मौसम अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण जो है फसल बर्बाद हो जाता था और फसल नहीं होने के बाद भी इनको कर चुकाना पड़ता था। तेरे को तो देना है भाई साहब, किसी न किसी हर हालात में लेना पर ले लेता था अंग्रेज। ये भी एक तरह से दुष्प्रभाव था। और कर नहीं देने पर पूरे गांव पर जुर्माना लग जाता था। ये तो किसान तक तो सीमित था, ये वो किसान अगर कर नहीं देता था तो पूरे गांव पर जुर्माना लगाया जाता था और उधार न चुकाने पर जो सेठ साहूकार अंग्रेज जो लोग थे ये इनका जमीन हड़प लेते थे। तो यह हो गया रैयतवाड़ी का कुप्रभाव। क्यों नहीं लागू हुआ, क्योंकि फसल का कीमत वृद्धि हो गया था, अंग्रेज को समझ में आ गई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था यह बंबई के क्षेत्रों में लागू हुआ, जिसमें किसान स्वयं जाकर के पैसा जमा करते थे। इसका कुप्रभाव था कि अधिक कर, फसल न होने के बाद भी कर देना पड़ता था और कर नहीं चुकाने पर पूरे गांव पर ही जुर्माना लगाया जाता था और उधार नहीं चुकाने पर जमीन की कब्जा कर ली जाती थी। आगे हम लोग चलेंगे, एक बार पुनः फिर से ब्रिटेन में चलते हैं। हम लोग पीछे की दुनिया में चलते हैं, ब्रिटेन में चलते हैं। थोड़ा इसके दक्षिण क्षेत्र से थोड़ा ब्रिटेन में चलते हैं। तो 1857 की क्रांति हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उस समय ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुआ था 1857 में। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि कपास से कॉटन कपड़े का निर्माण करना। इसका उद्देश्य था कि कपास उत्पादन को प्रोत्साहन करना। यह जो कंपनी था, कंपनी का उद्देश्य था कि जहां पर कपास हो रहा है उसके उत्पादन को प्रोत्साहन करना। इसके लिए उन्होंने सोचा कि कपास का उत्पादन, यह जो कंपनी को था, 3/4 लगभग 75% जो कपास था वो ब्रिटेन को भारत से पहले अमेरिका से लेता था। यानी कि अमेरिका से पहले लेता था। यह जो कंपनी था यह कपास पहले अमेरिका से लेता था लगभग 3/4, 75% जो कॉटन यानी कि जो कपास है वह अमेरिका से लेता था ब्रिटेन। लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं अगर अमेरिका के ऊपर कुछ हो जाता है तो फिर तो हमारी कंपनी बैठ जाएगी। तो इसके लिए हमारा जहाँ उपनिवेश है वहां पर हम इसके लिए पहले से प्रोत्साहन कर देते हैं। तो कपास की पूर्ति के लिए बंद होने से संकट, जो बंद होने पर जो संकट आ जाएगा, यह संकट से बचने के लिए उन्होंने 1861 के बाद भारत के लोगों को प्रोत्साहन किया। क्यों? क्योंकि 1861 में जो 75% जो ब्रिटेन को अमेरिका से कपास मिल रहा था, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण ब्रिटेन के कंपनी मैनचेस्टर कॉटन कंपनी को कपास उत्पादन में कमी आ गया। अब कमी आ गया तो भारत के दक्कन क्षेत्र में उन्होंने कपास के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया, किसानों को बढ़ावा दिया। साहूकार एडवांस में किसानों को पैसा देना शुरू कर दिए, क्योंकि उधर से कंपनी का दबाव था कि कितना जल्दी हो सके ये कपास हमारा आ जाए। साहूकार जो थे वो किसानों को एडवांस में पैसे देने लगे कि भाई साहब तू तो जल्दी जल्दी खेती करो, मुझे जल्दी जल्दी कपास चाहिए। 1862 ईस्वी में इतने ज्यादा कपास उत्पादन होने लगा कि 90% कपास का जो उत्पादन है वह ब्रिटेन भारत से जाने लगा। अब ब्रिटेन 90% भारत से जाने लगा, किसानों को काफी वृद्धि होने लगी, दक्कन क्षेत्र में काफी ज्यादा मुनाफा मिलने लगा, बंबई के क्षेत्रों में। 1865 में जो 1861 में अमेरिका का गृह युद्ध जो छिड़ा था, जो 75% जो उससे वो ले रहा था, यह 1865 में जाकर के गृह युद्ध उसका बंद हो जाता है। 1862 तक तो 1862 से तो 90% उत्पादन शुरू हो गया था, लेकिन 1865 में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है और एक बार फिर यह भारत के साथ अंग्रेजी धोखा कर देते हैं। जो कपास का उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है, लोगों को इतना ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, एक बार पुनः फिर अमेरिका से ब्रिटेन अपना कपास लेना शुरू कर देता है। अब तो यहाँ के
किसानों को बड़ा लगता है, साहूकार पैसा देने से मना कर देता है, किसानों को ऊपर ज्यादा जुर्माना आ जाता है, ज्यादातर मात्रा में कर्ज आ जाती है, जिसके कारण किसान जो है दक्कन विद्रोह करते हैं। याद रखेंगे, दक्कन विद्रोह और 12 मई 1875 ईस्वी दक्कन विद्रोह होता है। और इसमें किसान इसमें जो है किसान साहूकारों और अंग्रेजों के विरुद्ध यह दक्कन दंगा विरोध करते हैं। और इसमें तो साफा उन्होंने उद्देश्य बना लिया है कि ठोको भाई साहब, इनको तो हटाओ। और वे लोग इतना ज्यादा साहूकारों को और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं कि कई सारे जमींदार को, साहूकार को तो गांव छोड़ करके भागना पड़ता है इस दक्कन दंगा विद्रोह में। इसकी शुरुआत पूना के एक गांव है सुपा, महाराष्ट्र के पुणे के एक गांव है सुपा, इसी सुपा गांव में दक्कन दंगा विद्रोह होता है। अब इस विद्रोह का परिणाम क्या होता है? तो परिणाम हो जाता है, क्योंकि 1857 का तो एक क्रांति हुआ था और यहाँ से अंग्रेज को लगता है कि फिर से क्रांति हो जाएगा। इसी को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया कि किसानों पे के गांव में पुलिस थाने का स्थापना कर दिया ताकि ये लोग विद्रोह नहीं कर सके। 95 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 95 लोगों को जो है इन्होंने क्या कर लिया कि गिरफ्तार कर लिया ताकि लोग इससे डर जाए। तभी जो है इतना ज्यादा विद्रोह दबा दे देता है, परिणाम हो जाता है। अब उन्होंने जो है इसकी रिपोर्ट की जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग की स्थापना होता है कि क्यों ऐसा विद्रोह हुआ, ऐसा विद्रोह क्यों ऐसा फैला। इसके लिए दक्कन दंगा आयोग की स्थापना होती है, दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग बम्बई में जो किसानों ने जो भाग विद्रोह किया था, इसकी छानबीन के लिए स्थापित की जाती है। 1878 में यह ब्रिटिश के संसद में प्रस्तुत की जाती है तो पता चलता है कि किसान जो है वो किसानों के ऊपर साहूकार, ब्रिटेन के लोग जोर जबरदस्ती से अपना दबाव कर रहे हैं। वो जो कपास की जो उत्पादन था वो उत्पादन में बढ़ावा दे दिया और पूरा उत्पादन जो है अमेरिका से शुरू कर दिया है। किसानों के ऊपर काफी कर्ज, काफी ब्याज आ गया है, किसानों को जबरदस्ती जमीन हड़प रहा है। जब यह पता चला तब वहां से उन्होंने कहा कि जो ऋण इतना ज्यादा जो दे रहे थे, अब ऋण के लिए उन्होंने 1859 में परिसीमन कानून बनाया, जिसमें कहा गया कि 3 वर्ष से अधिक कोई किसान कर्ज नहीं दे सकता है, 3 वर्ष तक ही, 3 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो यह जो नियम है लागू नहीं हो पाएगा, जमींदार उससे पैसा नहीं ले पाएंगे। तो अभी हम लोग समझ लिए किस्त मरारी बंदोबस्त क्यों नहीं लागू हुआ। कारण था क्योंकि फसलों की कीमत विरोधी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के कुप्रभाव क्या रहे, एक बार फिर ब्रिटेन में क्या क्या स्थिति आई, किसानों के साथ किस तरह से अंग्रेजों ने घत्ते मार किए, कपास की खेती करवा करके दक्कन दंगा विद्रोह हुआ, उसका क्या परिणाम रहा, उस आयोग की स्थापना किया गया, यह क्या छानबीन की, और परिसीमन कानून के अंतर्गत 3 वर्षों से अधिक मान्य नहीं हो सकता है। हमारा चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात यहीं पर होता है समाप्त। अगला हम लोग 1857 की क्रांति, जल्द ही उसकी भी वीडियो आपके सामने आएगी।